हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 9 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोज को जरूर देख लें ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है दो लंबी समाक्ष परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरक गति। देखिए आज हमारे पास जो है वो दो परिनालिकाएं हैं और दोनों कैसी हैं, समाक्ष रखी हैं। समाक्ष रूप से रखी मतलब दोनों का अक्ष क्या है, समान है। ठीक है, अब दोनों परिनालिकाओं को जो हम रख करके किसी एक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस धारा के कारण परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी एक और परिनालिका रखी हुई है, तो उस पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात यहां पर एक अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अन्योन्य प्रेरण होगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना है, अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें फाइंड करना है दोनों परिनालिकाओं के मध्य। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक परिनालिका को बनाया है। ठीक है, तो यही है वो परिनालिका। ठीक है, मान लीजिए इस परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई है L। ठीक है, अब देखिए इसके पास हमें एक और दूसरी परिनालिका रखनी होगी, जो कि कैसी रखनी होगी, समाक्ष रूप से रखनी होगी, अर्थात दोनों के अक्ष समान रखनी है। तो देखिए मैं इस पे एक और परिनालिका बना रहा हूं। देखिए कुछ इस तरीके से हमने परिनालिका ली है दूसरी, ये है दूसरी परिनालिका, ये है दोस्तों दूसरी परिनालिका जो हमने रखी है यहाँ पर। और दोनों की अक्ष आप देख पा रहे हैं कि कैसी है, समान है। ये जो मैंने ब्लैक कलर में जो आपको पहले परिनालिका जो बनाई थी वो आपकी प्राथमिक परिनालिका है, इसलिए मैंने इसको प्राथमिक परिनालिका लिख दिया है। और ये ब्लू कलर से मैंने आपको बाद में बताई थी परिनालिका बनाकर, ये जो आपकी द्वितीयक परिनालिका है, इसलिए मैंने इसको द्वितीयक परिनालिका लिख दिया है। तो अब आपको पता रहेगा कि प्राथमिक परिनालिका कौन सी है और द्वितीयक परिनालिका कौन सी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम प्राथमिक परिनालिका को लिखते हैं कि प्राथमिक परिनालिका की लंबाई हमने क्या मानी है, L मानी है। स्मॉल l क्या है, लंबाई है परिनालिका की। इसमें फेरों की संख्या जो है वो N1 है और धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं हम इसमें, I1 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या लिखेंगे, माना प्राथमिक परिनालिका, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई, फेरों संख्या N1, त्रिज्या R1 व क्षेत्रफल A1 है। ठीक है, ये माना हमने प्राथमिक परिनालिका के लिए। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक परिनालिका। मान लीजिए द्वितीयक परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। तो हम मान लेते हैं तथा द्वितीयक परिनालिका में फेरों की संख्या N2, त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या R2 व क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल A2 है। ये हमने मान लिया दोनों परिनालिकाओं के लिए। आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैंने दोनों परिनालिकाओं के बारे में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम प्राथमिक परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं। तो अब लिखेंगे माना प्राथमिक परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर
प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको मान लेते हैं हम V1। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं जब परिनालिका में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, मान लीजिए वो V1 है। ठीक है, और किस प्रकार निकालते हैं आपको हमने बता रखा है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो म्यू नॉट स्मॉल n I होता है, इतना होता है ना। लेकिन यहां पर जो n है स्मॉल n वो क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो कुल l लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, तो कुल लंबाई में फेरों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल N मानते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, n इंटू l के बराबर। भाई एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, तो कुल l लंबाई फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, nl, जो कि क्या मान लिया मैंने, कैपिटल N मान लिया है। और यहां से स्मॉल n का जो मान निकालेंगे हम वो कैपिटल N अपॉन l हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको हटा करके n को n अपॉन l कर देते हैं, तो b बराबर म्यू नॉट n I अपॉन l हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिनालिका के लिए ये वाला चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो स्मॉल n है वो क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और कैपिटल N क्या है, कुल लंबाई में फेरों की संख्या है, इसीलिए हम इसको n अपॉन l लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, लिख देते हैं इसको, कितना हो गया, म्यू नॉट n I अपॉन l। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आया। अब देखिए यहां पर प्राथमिक परिनालिका में धारा प्रवाहित की है हमने, तो प्राथमिक परिनालिका में फेरों की संख्या होगी, इसलिए n1, और कितनी धारा प्रवाहित की है हमने इसमें, I1, और लंबाई कितनी है इसकी, l है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये चेंज हमने किस प्रकार से किया है, अपनी परिनालिका अपनी फिगर के हिसाब से किया है। ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आप जानते हैं जब परिनालिका के अंदर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपकी परिनालिका द्वितीयक परिनालिका रखी हुई है, अर्थात इस पर भी क्या देखने को मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो यहां लिख देते हैं हम द्वितीयक परिनालिका से बद्ध, द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा द्वितीयक परिनालिका से बद्ध, उसको मान लेते हैं हम कितना, φ2 मान लेते हैं, और φ2 कितना होगा, φ बराबर होता है BA। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ये, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो आएगा वो किस कारण से आएगा, जो प्राथमिक परिनालिका में हमने धारा प्रवाहित की है उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण आया है। यानी कि प्राथमिक परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, वो B1 हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो कौन सा आएगा, प्राथमिक परिनालिका के कारण जो लिया है वो आएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कौन सा रहेगा, क्योंकि हम द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां पर द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आ गया, φ2 B1 इंटू A2। अब देखिए यहां से हम B1 का जो मान है इसको यहां से उठाकर यहां लिख देते हैं, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, अपॉन L और इंटू A2 लिख सकते हैं या नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं आपको ये दिख रही है लास्ट लाइन या नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। चलिए इसके बाद देखिए, ये जो चुंबकीय फ्लक्स का मान आया है वो प्रत्येक फेरे से बद्ध आया है। प्रत्येक फेरे से बद्ध मतलब एक फेरे में कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा, हमने वो निकाला है द्वितीयक परिनालिका के लिए। अब हमें द्वितीयक परिनालिका के कुल फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम उसको, हम लिखेंगे द्वितीयक परिनालिका से बद्ध,
द्वितीयक परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये तो है प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो पूरी परिनालिका यानी कि परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, अर्थात इसको हम परिनालिका से बद्ध क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या लेते थे? n5 लेते थे। क्या होगा? n5। लेकिन द्वितीयक परिनालिका से बद्ध है तो इसलिए हम इसमें 2 लगा देते हैं, n2 phi2। अब यहां से n2 और phi2, देखिए phi2 की जो वैल्यू है ये, इसको हम लिख देते हैं वहां उठा करके म्यू नॉट n1 i1 a2, म्यू नॉट n1 i1 और a2 अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा l। ठीक है, तो ये आ गया द्वितीयक परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। परंतु हम अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना चाह रहे हैं, तो अन्योन्य प्रेरकत्व के फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं? परंतु अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत से परंतु हम जानते हैं कि n2 phi2 जो होता है वो mi1 के बराबर होता है। ऐसा हम आपको जब अन्योन्य प्रेरकत्व बता रहे थे आपको निकालना, ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक किस प्रकार से निकालते हैं, तो वहां हमने आपको n2 phi2 mi1 के इक्वल बताया था। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी कुल चुंबकीय फ्लक्स आ गया और ये भी चुंबकीय फ्लक्स आ गया कुल, तो दोनों क्या होने चाहिए? RHS इनके बराबर होने चाहिए। जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना से RHS को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। और M जो है यही है, M दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, और इसी का हमें व्यंजक निकालना है। मतलब M के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो M की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर से, तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि मुझे कुछ स्पेस मिल सके लिखने के लिए। अब हम समीकरण 1 और 2 से बराबर कर देते हैं। यहां से समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे हम? mi1 जो हो जाएगा वो म्यू नॉट, इसको मैं म्यू नॉट n1 n2 लिख सकता हूं या नहीं? n1 n2 और i1 a2 अपॉन l, इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मैंने दोनों को क्या कर दिया? RHS को बराबर कर दिया है। अब देखिए यहां i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा और m बराबर जो हो जाएगा वो म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व तो आपका निकल चुका है। ठीक है, परंतु हमने क्या माना है? ये A2 क्या है? A2 द्वितीयक परिनालिका का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल है, तो इसका मान कितना होना चाहिए? A2 कितना होना चाहिए? वो पाई r2 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने R2 पहले ही मान रखी है। स्टार्टिंग में मैंने माना था कि प्राथमिक परिनालिका की त्रिज्या R1 और द्वितीयक परिनालिका की त्रिज्या कितनी है? R2 है। ठीक है, तो द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब A2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो m बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट n1 n2 और A2 की जगह आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाल सकते हैं दो परिनालिकाओं के मध्य, और जब दोनों परिनालिकाएं कैसे रखी हों? समाक्ष रूप से रखी हुई हो। तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बोर्ड में कई बार आ चुका है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कई बार बोर्ड में आया है। तो इस टॉपिक को आप जरूर कर लें तैयार, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।